नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से पॉलिटी के क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुए हैं। एक अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 44 से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 44 को देखना क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं मैच करनी है। लिस्टें आपके पास दो दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो पहली लिस्ट में कुछ जो है वो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, अब ये कौन से आर्टिकल में आता है। यूनियन सिविल कोड, ये कौन से आर्टिकल में आता है। आगे दिया गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और उससे आगे दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इन सभी की बारी बारी बात करेंगे कि ये कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आपको पता है आर्टिकल नंबर 40 में आता है, आर्टिकल नंबर 40 में जो है वो आता है। अब 40 में आता है तो पहले का तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला तीसरे के साथ जो है मेल खाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये भी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो पढ़ रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो याद है आर्टिकल नंबर 44 में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। और उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है वो आर्टिकल नंबर कौन से में आता है। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 48 में। 48 नंबर आर्टिकल जो है उसमें आता है। तो ये दूसरे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 50 में। ये हो जाएगा आपका पहले के साथ मैच। अब देखो यहाँ से पहले तो आप जानिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सारे आते हैं। और सबसे पहले जो दिया गया था ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो आर्टिकल नंबर 40 में आता है, वो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आर्टिकल नंबर 44 में आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। उसके बाद जो एनिमल एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है जो आर्टिकल नंबर 48 में आता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। इसमें कहा गया है कि प्रोहिबिट है जो कऊ का स्लॉटर होता है, इनके जो कऊ की जो बलि होती है उसके ऊपर जो है वो मनाही है। इस तरह की बातें जो है उसमें कही गई है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें आता है, तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब भी बात की जाती है इनके बारे में आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में आते हैं और अलग अलग आर्टिकल डील करते हैं इनके साथ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं। इनको अलग अलग रूप में बांटा गया है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बांटे गए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में जो है वो बांटे गए हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि ये जो हमारा 110 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अनुसार धन बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है। देखो धन बिल की जब भी हम बात करते हैं ना आर्टिकल नंबर 110 में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। मनी बिल की डेफिनेशन में ये तीनों की तीनों चीजें आती हैं। द इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, अल्टरनेशन इन रेगुलेशन ऑफ टैक्स, ये भी आता है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, ये भी यहाँ पर आता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पर आता है मनी बिल की डेफिनेशन में। मनी बिल के बारे में आमतौर पर क्वेश्चन इसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 110 आपने ध्यान रखना है। जब भी हम बात करते हैं बिल की तो एक ऑर्डिनरी बिल होता है और इनके बीच का अंतर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, परंतु मनी बिल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में ही, राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। और ऑर्डिनरी बिल जो होता है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर के द्वारा, परंतु मनी बिल के लिए कंडीशन है कि इसको मिनिस्टर ही जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ऑर्डिनरी बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना इसको जो है वो क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही ये बिल जो है वो जारी किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये कहिए।
तो ये आप इन दोनों बिलों के जो बीच में बेसिक सी डिफरेंस है उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज़ बीन गिवन। तो अमेंडमेंट के बारे में आप बहुत बार पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन भी है, अमेंड भी कर सकते हैं चीज़ों को। ये कौन से आर्टिकल में जो है वो निहित है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आपने आर्टिकल नंबर 368 ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो आर्टिकल नंबर 368 है ना, यहाँ पर बात की गई है किसकी? अमेंडमेंट जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसेस, उसकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। ये तो आर्टिकल हो गया इसका। कई बार इसका पार्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट डील करता है इसके साथ। तो पार्ट नंबर 20 जो है वो डील करता है, पार्ट नंबर 20 डील करता है और आर्टिकल नंबर 368 जो है वो डील करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हम जानते हैं काफ़ी टाइम से पार्ट रिवाइज नहीं हुए हैं। पहला पार्ट बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, दूसरा पार्ट बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, तीसरा पार्ट बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में, चौथा पार्ट का बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, DPSP के बारे में, और उसके बाद जो चौथे का ए पार्ट है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, पांचवां बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की, छठा बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। और इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन कौन से हैं। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आपने ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो पूछ लेते हैं कि फाइनेंस वगैरह जो है किस पार्ट में आता है। तो फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है पार्ट नंबर 12 में आते हैं। एक इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? तो पार्ट नंबर 15 जो है वो इलेक्शन के साथ डील करता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी है उसके साथ कौन सा पार्ट डील करता है? तो पार्ट नंबर 17 जो है वो उसके साथ डील करता है। और पार्ट नंबर 20 आपने जान लिया है कि पार्ट नंबर 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ये सारा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। पहले तो देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट है, वो कौन सी अमेंडमेंट है जिसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि 100 सीटें हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र, किसी भी स्टेट में, तो 100 मतलब 15 से ज़्यादा मिनिस्टर वहाँ पर नहीं हो सकते। उसी तरह कहीं पर 200 हैं तो उसका 15% निकाल कर आप कर लेना, 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते कहीं पर भी, ये कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। तो लोकसभा की भी बात है, राज्यसभा की भी बात है, ये कहा गया है कहाँ पर? ऑप्शन सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ये आपने ध्यान रखना। HPSSC ने एक आध बार ज़रूर पूछा होगा क्वेश्चन, परंतु इस तरह से नहीं, दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कितने % पर रेस्ट्रिक्ट करता है? तो ये आपने 15% भी जो है वो साथ में ध्यान रखना है कि 15% पर जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता है। 15% से अधिक जो है वो मिनिस्टर नहीं हो सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नहीं हो सकते किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में, कहीं पर भी बात की जा रही है, चाहे इवेंट है। और कहीं पर भी देख लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, कहीं और की बात कर लीजिए, सब जगह ऐसा ही है, 15% से अधिक जो है वो नहीं देते मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज इंक्रीज हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट एडिशन इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस बार की बात है कि जब नया ये इंट्रोड्यूस किया गया था, नोटा की बात की जा रही है, NOTA, इसका फुल फॉर्म भी हम जानेंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नोटा जो था वो उस टाइम नया इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, ये मतलब होता है। और पहले जो था वो आप जब वोट देने जाते थे तो उस टाइम ऐसा होता था कि जितने भी ऑप्शन हैं, मतलब 5 कैंडिडेट अगर खड़े हुए हैं तो 5 में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। परंतु फिर एक टर्म और ऐड की गई, नोटा नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है, और अब ये टर्म जो है वो कंटिन्यू कर दी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। नोटा की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म भी ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए 173 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पार्टीज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो पार्टीज जो होती हैं ना वो अलग अलग तरह की होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सारी जितनी भी पार्टी है ना वो सिर्फ नेशनल पार्टी नहीं है, कुछ नेशनल पार्टी हैं, कुछ स्टेट पार्टीज भी होती हैं, कुछ रजिस्टर्ड पार्टीज भी होती हैं। तो ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड कैटेगरी, इनमें से कौन सी जो है वो पार्टीज की एक कैटेगरी नहीं है।
तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि नेशनल पार्टी भी होती है, स्टेट पार्टी भी होती है, रजिस्टर्ड जिसको अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं वो भी होती है, परंतु रीजनल पार्टी कोई नहीं होती। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे ना, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया और एनसीपी हो गया, बीएसपी हो गया, ये पार्टियां ना नेशनल पार्टी का प्रकार है। स्टेट पार्टी में कौन सी पार्टी आती हैं, जैसे कि आप सुनते हैं डीएमडीके पार्टी है, जेडीयू पार्टी है, एलजीपी पार्टी है, एसपी समाजवादी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल पार्टी है, ये सारी जो है वो स्टेट पार्टीज में आती हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी होती हैं। तो रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में कौन सी पार्टी आती हैं, इसमें अलग अलग पार्टीज आ जाती हैं। जैसे कि आप कहिए अवामी पार्टी या एपी अवामी पार्टी आपने सुना होगा एक, वो आ जाती है, अतुल्य भारत पार्टी है। इस तरह की पार्टियां जो हैं वो रजिस्टर्ड या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में जो है वो आ जाती हैं। और इंडिपेंडेंट का तो आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट तो कोई भी खड़ा हो सकता है, नोटा का भी आपको पता चल गया, वो आप जाने। अब यहाँ से आप जानिए कि अगर कोई भी पार्टी बनती है, मान लो आपने पार्टी बनानी है, तो आप सीधा नेशनल पार्टी नहीं बना सकते, उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि आप किस तरह से नेशनल पार्टी आपकी पार्टी जो है बनेगी। तो मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखो नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि 6% जो है वो वैलिड वोट जो है वो पढ़ने चाहिए 4 और मोर स्टेट्स, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अगर आपको 6% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं तब आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। या फिर आप 2% सीट्स जो है वो लोकसभा में जीत कर आइए। लोकसभा में जितने भी सीट्स हैं उनमें से 2% सीट्स, और ये जो कैंडिडेट 2% चुनकर आएंगे ये 3 स्टेट से होने चाहिए, 3 स्टेट से कम स्टेट से नहीं होने चाहिए, तब भी नेशनल पार्टी बन सकती है। अब कोई पार्टी ऐसी है जिसको 4 स्टेट्स में जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, तो वो पार्टी भी जो है नेशनल पार्टी की हकदार बन जाती है। तो ये आपको पता चल गया कि नेशनल पार्टी एकदम से नहीं बनेगी, आपको 6% वैलिड वोट लेकर आने पड़ेंगे 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में, या फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, 4 सीटें जो है वो जीतनी पड़ेंगी लोकसभा में, या फिर आप जो है 2% सीटें जीत कर आइए लोकसभा की 3 स्टेट्स में एटलीस्ट, तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या फिर आप जो है वो 4 स्टेट्स में जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा आपके पास होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। तो ये सारा पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं 174 क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। तो PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनके जनहित याचिका इसको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब होता है कोई ऐसा केस जो है वो कोर्ट में लाया जाए जो पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हो, जिसको जनहित में जारी याचिका कह देते हैं ना, कि जनहित में जारी याचिका थी कि पब्लिक का इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसको कोर्ट में ले आए, अब कोर्ट जो है। तो बस यहाँ से इतना याद रख लीजिए, ये काफ़ी है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इनमें से बोलते हैं कौन सा जो है वो समवर्ती सूची में जो है वो सम्मिलित नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैरिज की, तो ये कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। डाइवोर्स की बात करते हैं तो ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं प्राइस कंट्रोल की, तो प्राइस कंट्रोल कौन सी लिस्ट में आता है, देखिए प्राइस कंट्रोल भी कंकरेंट लिस्ट में ही जो है वो आता है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अब एग्रीकल्चर ही बचता है और ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है ये पता होना चाहिए। देखो एग्रीकल्चर की जब भी बात की जाती है तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में जो है ये होता है। स्टेट लिस्ट में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं ऐसे जो स्टेट लिस्ट में जो है वो मेंशन किए गए हैं या फिर स्टेट लिस्ट में जो है वो आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जो है वो लोकल गवर्नमेंट आता है, सैनिटेशन आता है, हेल्थ आता है, पब्लिक हेल्थ हो गया, प्रिजन हो गया, मार्केट हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये फिशरीज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। स्टेट लिस्ट हमने पढ़ लिया, कंकरेंट लिस्ट हमने पढ़ लिया, एक लिस्ट बच जाती है जो कौन सी है, वो है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के बारे में भी जान लीजिए, इसमें डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेंसस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो यूनियन लिस्ट में जो है वो आती हैं। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और बाकी लिस्टों के बारे में आपको पता चल गया कि किस किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, कितने कितने सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कितने कितने सब्जेक्ट आते हैं आपने ध्यान रखना है कि यूनियन लिस्ट जो है
इसमें 100 सब्जेक्ट आते हैं, ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे। उसी तरह स्टेट लिस्ट में जो है 61 सब्जेक्ट आते हैं, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे। और बात करते हैं अगर हमारे पास जो लास्ट लिस्ट बच जाती है कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट आते हैं, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट जो था वो आते थे। ये आप ध्यान रखें। तो ये लिस्टों के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है। अब देखो स्टेट्स में बात करें तो स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं। अब हमारे हिमाचल में तो सिर्फ एक ही हाउस है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा हिमाचल में बाइकैमरल सिस्टम नहीं है, द्विसदनीय सिस्टम नहीं है। अब ये 2 सिस्टम किस किस तरह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2 सिस्टमों की अगर बात की जाती है तो इन जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सिस्टम विधानसभा और एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ये जो है वो मेंशन किए गए हैं। मैक्सिमम स्टेट जो ऐसे हैं जिनमें विधानसभा ही जो है वो होती है। कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान सभा के अलावा विधान परिषद एज होती है राज्यसभा, जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही विधान परिषद। अब ये भी जानिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के अलावा स्टेट काउंसिल भी है, जिसको विधान सभा के अलावा विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद का प्रोविजन जो है एक आंध्र प्रदेश में दिया गया है, आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार में दिया गया है, बिहार के अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अलावा पहले जम्मू कश्मीर में भी जो था वो होता, महाराष्ट्र में जो है ये प्रोविजन है, महाराष्ट्र के तेलंगाना में जो है ये प्रोविजन है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो बात करते हैं कि हमारे पास भी जो है वो विधान परिषद होना चाहिए, परंतु विधान परिषद ऐसे नहीं मिलता, उसमें जो है वो सेंटर से भी अनुमति चाहिए होती है, तो तभी जो है वो मिल सकता है विधान परिषद। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट जो है वो इसकी मांग करते रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अब ध्यान रखें बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जो हैं यहाँ पर 2-2 हाउसेज जो हैं एक विधानसभा परिषद। हमारे हिमाचल में तो आपको पता है 68 जो है विधानसभा की सीटें हैं। इसी तरह आपको उत्तर प्रदेश की पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में जो है 403 सीटें जो हैं वो आती हैं। और बिहार और जम्मू कश्मीर का भी पता होना चाहिए। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कितनी सीटें आती हैं? बिहार में 243 सीटें जो हैं वो आती हैं। जम्मू कश्मीर जब से अलग हुआ है ना, तब से यहाँ पर जो ही नहीं है। अलग मतलब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो बनकर आई हैं। लद्दाख का नाम लिया ना मैंने, लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट करके जो है जल्दी से बताना है। मैंने डिस्कस किया है हमने ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज। और डीलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, डीलिमिटेशन कमीशन जो गठित किया गया था उसने जो था वो कहा था कि जम्मू कश्मीर में 19 जो है वो असेंबली की सीट्स होंगी। 19 में जो है 90 में से जो है 90 में से जो है वो 43 जो है वो जम्मू से आएंगी। और तो ये फिर बाद में डिसाइड हुआ 90 सीट्स का 43, 47। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेल जरूर खाएगा पहले वाले क्वेश्चन से जो हमने पहले डिस्कस किया था। बोलते हैं कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और कुछ जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनके आपको जो है वो करेक्टली मैच करने हैं कि किस किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 177 में सबसे पहले दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 में। तो पहला दूसरे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ये आर्टिकल नंबर 44 में आ जाता है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको पता है कि अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आर्टिकल नंबर 44 आपने ध्यान रखना है। फ्री लीगल एड, यानी कि फ्री जो है वो मुफ्त में जो है वो कानूनी सहायता दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 39 में। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का उस टाइम स्पेशल प्रोविजन हो सकता है होता था, अभी तो उसको हटा दिया गया है, उसको ख़त्म कर दी गई है वो बात। वो आर्टिकल नंबर 370 के तहत होता था, जिन लोगों को नहीं पता है। परंतु अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं बनता जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का हमने जान लिया कि 90 असेंबली की सीट्स हैं, डीलिमिटेशन कमीशन जो था वो गठित किया गया था। इस हिसाब से आपने जाना कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ जो है मैच करता है। तो अगर और तीसरे नंबर का चौथे के साथ मैच करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ और तीसरा जो है वो चौथे के साथ जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 178 नंबर क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि क्या है।
बोलते हैं राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित किया गया है। ये शिक्षा का अधिकार है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 पार्ट ए में आता है, यानी कि 21 ए में जो है ये आता है। राइट टू एजुकेशन की बात आर्टिकल नंबर 21 ए में की गई है। ये बात करता है कि स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। ये उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, ये बात की जाती है जी। और इसी तरह से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 है। आर्टिकल नंबर 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम में, इसमें राइट टू फ्रीडम में जो है वो स्पीच का राइट आता है, स्पीच और एक्सप्रेशन का। असेंबली मतलब आप इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी रिजाइड कर सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो हैं आती हैं राइट टू फ्रीडम में। और आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 20 में जो है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी ऑफेंसेस में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट जो है वो वहाँ पर दिया जाता है। और आर्टिकल नंबर 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन का जो है वो फ्री होकर उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो ये बात की जाती है आर्टिकल नंबर 25 में। अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल नंबर 28 किसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 28 बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है एग्जाम में। और देखिए जी, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करना। यहाँ पर आपको हर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, हर एक PDF मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम